नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्री का ट्रायंगल और ट्रायंगल में टाइप 2 का नेचर 1 क्वेश्चन नंबर 18 तक कल के सेशन में समाप्त कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू किया जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। किसी त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो डीएम और डीएन क्रमशः ए बी और ए सी पर लंब है। यदि डीएम बराबर डीएन है तो त्रिभुज कैसा होगा? जरा देखिए, फिगर से समझा जाए प्लीज। गौर से देखते रहिए बोर्ड पर। बोला ए बी सी त्रिभुज है और आधार बीसी। देखिए आधार जो बीसी है, बीसी का मध्य बिंदु या जो है बीचों बीच डी है, मध्य बिंदु डी है। डीएम और डीएन क्रमशः ए बी और ए सी पर लंब है। अच्छा ऐसे लंब है, ऐसे गया ऐसे गया। लंब है तो 90 का एंगल बनाएगा ना। लंब है, जो बोला हुआ हम कर रहे हैं, ज्यादा अपने से तो कुछ कर नहीं रहे। देखिए डीएम और डीएन ए बी और ए सी पर देखिए ना लंब है। यदि डीएम बराबर डीएन हो, अगर देखिए डीएम बराबर डीएन हो तो बताइए यह जो त्रिभुज बना, यह त्रिभुज कैसा होगा? यही क्वेश्चन है बाबू लोग। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? ये जो त्रिभुज बना, यह त्रिभुज कैसा होगा? तो देखिए कुछ नहीं देखना है, बस समझना है। आधार पर का, जब आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर हो, जब आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर हो, तो आधार का जो मध्य बिंदु है, आधार के मध्य बिंदु से बाकी दोनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई भी आपस में बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो यह कैसा त्रिभुज होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में ही, केवल समद्विबाहु त्रिभुज में ही यह आधार का जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से बाकी दोनों भुजा पर डालेंगे लंब, तो दोनों लंब की लंबाई आपस में बराबर होगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी यह डीएम बराबर अगर डीएन हो, यानी दोनों लंब की लंबाई आपस में बराबर हो, तो यह त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समझ गए आप लोग? चलिए मिटाते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी, सीए तथा एबी है। देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। ए बी सी बोला, बी सी, सी ए और ए बी इस त्रिभुज का क्या भुजा है और मध्य बिंदु क्रमशः डी एफ है। तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु डी एफ है। अब त्रिभुज डी एफ और ए बी सी, अब बायका त्रिभुज के एरिया में रेशियो बताइए, यानी क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। क्लियर है क्वेश्चन? समझ गए आप लोग? यह बड़का त्रिभुज और इस छोटका त्रिभुज के एरिया में रेशियो पूछा, एरिया में रेशियो पूछा। तो आइए देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जब मध्य बिंदु को मिला देंगे तो अंदर में 4 गो त्रिभुज बनेगा। देखिए 1 2 3 4, और चारों त्रिभुज आपस में क्या होगा? बराबर होगा। चारों त्रिभुज आपस में बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं एक त्रिभुज का एरिया इस बड़े वाला त्रिभुज के, यानी ओरिजिनल त्रिभुज के एरिया का 1/4 के बराबर होगा। समझ में आया हो? यानी एक त्रिभुज का एरिया, किसी भी एक त्रिभुज का एरिया इस ओरिजिनल त्रिभुज के एरिया का 1/4 के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं त्रिभुज डी एफ, यानी इस वाले त्रिभुज यानी डी एफ और ओरिजिनल त्रिभुज ए बी सी के एरिया में रेशियो होगा
1/4 का, यानी 1:4 का, 1:4 का, यही आंसर। या शायद हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में चर्चा किए थे, नहीं किए होंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कर लिए। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो अंदर में 4 गो त्रिभुज बनेगा। तो किसी भी एक त्रिभुज का एरिया इस बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का 1/4 के बराबर होगा। चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। त्रिभुज एबीसी के लिए डी एफ भुजाओं का मध्य बिंदु है। सेम फिगर बनेगा, देखिए सेम फिगर ए बी सी, और बोला मध्य बिंदु कौन है, डी ई एफ। तो पूरा देखिए ए बी सी का एरिया दिया है कितना, 24 वर्ग यूनिट। तो बोला इस डी एफ का एरिया कितना होगा, नहीं बोला। इस बड़े वाला त्रिभुज का एरिया दे दिया 24 वर्ग यूनिट। तो बोला इस छोटे वाला त्रिभुज यानी डी एफ का एरिया बताइए। तो आप लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देंगे, अंदर में 4 गो त्रिभुज बनेगा। अंदर में जब 4 गो त्रिभुज बनेगा तो क्या होगा, इस बड़े वाला त्रिभुज का एरिया इस छोटे वाले त्रिभुज के एरिया का 1/4 के बराबर होगा। यानी इस बड़े वाला का एरिया दिया है 24 यूनिट, तो एक एरिया, तो छोटे वाला का कोई भी एक त्रिभुज का यानी डी एफ का एरिया हो जाए कितना, 1/4 के बराबर, यानी 24/4, यानी हो गया कितना 6। यही आंसर 6 वर्ग यूनिट। ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई साहब, डी होगा। चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्लीज बोर्ड पे ध्यान लगा ले रहिए आप लोग। हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। देखिए एक त्रिभुज का परिकेंद्र एक भुजा पर पड़ता है, तो त्रिभुज का लंब केंद्र किस पर पड़ेगा। एक त्रिभुज का परिकेंद्र, देखिए बाबू, जो त्रिभुज का परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र मतलब तो एक परिवृत्त बनाना पड़ेगा ना, तब ना परिकेंद्र। पढ़े थे हम लोग थ्योरी में। आइए ऐसा ही फिगर बनेगा बाबू। देखिए ना, एक त्रिभुज का परिकेंद्र, यह इस त्रिभुज का क्या है, परिकेंद्र है। परिकेंद्र, परिकेंद्र यानी इस वृत्त का क्या है, केंद्र बिंदु है। इस वृत्त के केंद्र बिंदु को इस त्रिभुज का क्या परिकेंद्र कहते हैं। यही ना यार, थ्योरी में पढ़े थे ना, तो वही बोला, जो बोला वही लिखे हैं। यह समझने वाला है, नहीं समझोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। समझो, एक त्रिभुज का जो परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र बनाने के लिए तो परिवृत्त बनाना पड़ेगा ना, तो वही परिवृत्त बना दिए। तो अब इस त्रिभुज का यह क्या 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 कहलाएगा, परिकेंद्र। तो त्रिभुज का जो परिकेंद्र है एक भुजा पर पड़ता है। देखिए इस त्रिभुज के दे भुजा पर पड़ रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा वह किस पर होगा, त्रिभुज का जो लंब केंद्र, पढ़ते ना, लंब केंद्र, अंत केंद्र, केंद्रक, सारा तो हम लोग पीछे में पढ़ते आए हैं। तो बोला इस त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होगा। तो जरा ये प्लीज देखा जाए, इस वृत्त को मत देखिए, वृत्त को मत देखिए। इस वृत्त को नहीं देखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा पहले वृत्त को भी देख लिया जाए। इस वृत्त को देखिए तो यह तो हो जाएगा व्यास, व्यास का काम करेगा ना, क्योंकि इस वृत्त का यह क्या है, केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु है तब ना इस त्रिभुज का यह परिकेंद्र कहलाएगा। तो यह तो हो गया केंद्र बिंदु। तो आप लोग जानते हैं कोई भी जीव अगर केंद्र से होकर गुजरे तो वह व्यास का काम करेगा, नहीं। तो यह तो व्यास का काम कर रहा है। आप लोग जानते हैं व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण 90 का होता है, 90 डिग्री का बनता है ना। इस व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण
हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा, बताइए लंब केंद्र किस पर स्थित होगा? लंब केंद्र। अब चलिए लंब केंद्र, समकोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण में हम लोग सीखे थे कि समकोण में याद करिए, सॉरी न्यून कोण में याद करिए, न्यून कोण में लंब केंद्र कहां बनेगा? त्रिभुज के अंदर। समकोण में लंब केंद्र कहां बनेगा? समकोणिक बिंदु पर, समकोणिक बिंदु पर, यही पे ना, समकोणिक बिंदु पर। और अधिक कोण में लंब केंद्र कहां बनेगा? अधिक कोण के सामने और त्रिभुज के बाहर। तो वही पूछा। अब बताइए ना इसमें अब इस त्रिभुज में बताइए लंब केंद्र कहां होगा? इस त्रिभुज में लंब केंद्र कहां बनेगा? तो हम बोलेंगे शीर्ष पर बनेगा, शीर्ष पर, यहाँ शीर्ष पर। जो ऑप्शन में दिया वही ना बोलेंगे। तो एक शीर्ष पर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक शीर्ष पर, शीर्ष पर। बस यही आंसर हो जाएगा। बी में दिया त्रिभुज की उसी भुजा पर नहीं, सी में दिया त्रिभुज के बाहर नहीं, त्रिभुज के बाहर तो अधिक कोण में बनेगा, अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर बनेगा और अधिक कोण के सामने त्रिभुज। और डी में दिया त्रिभुज के पूर्ण रूप पे अंदर नहीं, शीर्ष पर बनेगा। क्लियर है? यह तो समकोण त्रिभुज है ना, एक एंगल 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां बनेगा? समकोणिक बिंदु पर, यानी 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा। तो अब इस त्रिभुज में बताइए लंब केंद्र कहां बनेगा? तो इस शीर्ष पर बनेगा, जो ऑप्शन में दिया है। तो शीर्ष पर, एक शीर्ष पर बनेगा। समझिए आप। चलिए बेटा, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। एक त्रिभुज का परिकेंद्र लंब केंद्र संपाती हो, यानी जब दोनों एक ही बिंदु पर संपाती हो तो केंद्रक भी तो उसी बिंदु पर संपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए केंद्रक भी उसके साथ ही संपाती होगा। पढ़े थे आप लोग थ्योरी में। और ये भी बताए थे समबाहु एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु एक ऐसा त्रिभुज है जिसका लंब केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, देखिए परिकेंद्र सारा एक ही बिंदु पर संपाती होता है। तो वही तो पूछ दिया यार, एक त्रिभुज का जो परिकेंद्र लंब केंद्र है, इस त्रिभुज का देखिए परिकेंद्र लंब केंद्र है, और साथ ही साथ इस त्रिभुज में केंद्रक भी इसी पॉइंट पर संपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, केंद्रक भी उसी के साथ संपाती होगा। बी में दिया केंद्रक उससे भिन्न होगा नहीं। सी में त्रिभुज समद्विभुज होगा नहीं, त्रिभुज समकोणीय होगा नहीं, त्रिभुज तो समबाहु होगा, और साथ ही साथ जो केंद्रक होगा इसी के साथ संपाती होगा। यानी परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और गंजी केंद्रक सब एक ही बिंदु पर समबाहु त्रिभुज में संपाती होता है। तो एक केंद्रक भी उसी के साथ संपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। त्रिभुज के अंदर ऐसे कितने बिंदु संभव हैं जहां से त्रिभुज के तीनों भुजाओं की दूरी क्या हो? समान हो। वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना 24 नंबर। इस त्रिभुज के अंदर बताइए कितने बिंदु संभव है? 1 2 3 4, जहां से तीनों भुजाओं की दूरी क्या है? समान है। कितना? तो भाई साहब एक ही बिंदु ऐसा संभव है, एक ही बिंदु हो सकता है जहां से तीनों भुजाओं की दूरी क्या होगा? समान होगा। दो होगा नहीं, इधर कहां इधर ज्यादा कम होगा, इधर ज्यादा हो जाएगा। एक ही बिंदु संभव है जहां से तीनों भुजाओं की दूरी समान हो। तो आंसर होगा 1। और एक बार इसी पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर पूछ देगा इस त्रिभुज के अंदर ऐसे कितने बिंदु संभव है जहां से तीनों शीर्षों की दूरी समान हो, तो भी आंसर होगा 1। देखिए एक ही बिंदु संभव है जहां से तीनों शीर्षों की दूरी क्या है? समान है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए, 1 बिंदु संभव है।
जहां से तीनों भुजाओं की दूरी समान होगा और तीनों शीर्षों की भी दूरी समान होगा, ऐसा एक ही बिंदु होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। त्रिभुज का तीन तीन भुजा दिया है, तो बोला है निम्नलिखित में से कौन ऑप्शन त्रिभुज के तीनों भुजाएं नहीं हो सकती है, होगी नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से जो 4 गो ऑप्शन है उसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है त्रिभुज का तीनों भुजा नहीं हो सकता है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर जरा ए में देखिए, 3 2 5 4, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है। 4 3 7, 2 भुजाओं का योग देखिए 2 से बड़ा है। देखिए 4 2 6, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, यानी ये क्या होगा, यह त्रिभुज के भुजा होंगे। हमसे पूछा नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए त्रिभुज की भुजा होगी। ऑप्शन नंबर बी देखिए 3 2 5, 2 भुजाओं का योग तीसरी यानी 5, नहीं यहां बराबर हो जा रहा है। यहां देखिए ना, बी में देखिए तो 2 3 5 है, तो 2 भुजाओं का योग तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 3 2 5 है तो बराबर हो जा रहा है। 5 3 8, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन में यहाँ देखिए 5 2 7 तीसरी से बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 3 2 5, 5 बराबर 5 हो रहा है। तो यह तो त्रिभुज के भुजा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सी भी त्रिभुज की भुजा है, 4 2 6, 2 5 से बड़ा, देखिए 5 4 9, 2 से बड़ा, 5 2 7, 4 से बड़ा, ये भी त्रिभुज की भुजा है। डी भी त्रिभुज की भुजा है, तो इसमें त्रिभुज के भुजा नहीं हो सकता है कौन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, हम लोग नेचर 1 टाइप 2 का नेचर 1 समाप्त कर दिया है। कल से हम लोग शुरू करेंगे नेचर 2। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब काहे नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब करिए ना और पूरा वीडियो को देखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।